Hello guys, now we are going to read the 8th chapter of the class 6. The chapter name is Ashoka the Emperor who gave up the world. Guys, I want to tell you this is your history chapter, so now let's begin. देखिए इस चैप्टर में आप जानेंगे द ग्रेट एम्परर अशोक के बारे में। तो चलिए जानते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अशोक जो थे एक बहुत ही ग्रेट किंग थे, मतलब पुराने समय के जो एक महान राजा थे उनमें से एक थे और सबसे महान इन्हीं को माना जाता है। अगर हम कंसीडर करें सभी राजाओं में तो इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, जीते, ठीक है, पूरे अपना साम्राज्य खड़ा किया, जितना इन्हें विरासत में मिला था उससे ज्यादा इन्होंने गेन किया और कई सारे युद्ध जीत के अपनी विरासत को स्प्रेड किया, मतलब बढ़ा दिया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और लेकिन लेटर एक ऐसा भी पीरियड आया कि इन्होंने क्या किया, युद्ध ही छोड़ दिया, मतलब युद्ध लड़ना ही छोड़ दिया, फिर लोगों की भलाई के लिए काम किया। ठीक है, तो ये एक साम्राज्य था मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के तीसरे रूलर थे। देखिए जो इनके पिता थे, अशोक के जो ग्रैंडफादर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। धनानंद को मतलब धनानंद को हराया था। तो धनानंद कौन था? धनानंद मगध का बहुत पावरफुल शासक था। तो उसको हरा के इनके पिता ने अपनी मतलब अपना साम्राज्य स्थापित किया। चलिए इनके बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। इनके जो पिता थे उन्होंने घनानंद को हराया। घनानंद के बाद फिर इंडिया मतलब कुछ ग्रीक इंडो ग्रीक जो रूलर थे उनको भी हराया, उनको कंट्रोल में लिया और अपने पावर को और एक्सपेंड किया और बढ़ाया। ये सब किया किसकी मतलब इनके जो एडवाइजर थे उनकी हेल्प से किया था। उनका नाम था चाणक्य। उनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो चाणक्य जो थे काफी बुद्धिमान थे, ठीक है ना। उनका आप कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र में अथक नॉलेज थी उनको, उनका जो ज्ञान था मतलब अविश्वसनीय था, उसकी कोई तुलना नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं था, अशोक के जो ग्रैंडफादर थे, और उन्होंने फिर भी एक राजा को हरा दिया। मतलब इस तरह की उनकी कह सकते हैं पॉलिसी थी। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है ना, फॉरेन अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री आर्ट्स वगैरह और रिलीजन के ऊपर उन्होंने बहुत सारी और मतलब बुक्स लिखी थी। उनकी जो मेन बुक थी वो थी अर्थशास्त्र। ठीक है, जो चंद्रगुप्त थे वो जब वृद्ध हो गए तो जो उनके वारिस थे मतलब उनके बेटे थे बिंदुसार, उनको उन्होंने अपने साम्राज्य का राजा बना दिया। ठीक है ना, उसके मतलब बिंदुसार के बाद राजगद्दी जो थी वो अशोक के पास आई थी। तो अशोक ने क्या किया, अपने राज्य में मतलब बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट की आप कह सकते हैं। ठीक है ना, मौर्य एम्पायर को उन्होंने बहुत मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैला दिया था। मतलब ये कह सकते हैं कि अशोक के समय में जो राज्य था एक जैसे एम्पायर, काफी बड़ा एम्पायर बना दिया था। पहले वो एक किंगडम हुआ करता था लेकिन बाद में उसको एक एम्पायर बना दिया। और कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे एम्परर थे, ठीक है ना, जिनके अंडर में लगभग पूरा इंडिया आ गया था, मतलब अकेले राजा पूरे हिंदुस्तान के। तो ये थी इनके बारे में। देखिए मैं बताऊंगा, जब किसी जैसे कि राजा से उसके बेटे को विरासत में जब मिलता है, ठीक है, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को विरासत मिल जाती है, तो इसको जो हम बोलते हैं इस तरह का मतलब इस तरह का जो सक्सेशन होता है, ये जो आप कह सकते हैं कि वारिस वाली प्रथा चलती आती है, उसी को बोलते हैं डायनेस्टी। तो ये थी मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम थोड़ा सा डीपली जानेंगे। द मेन सिटीज एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द मौर्य एम्पायर, मतलब इनके जो मेन शहर थे वो कौन थे और वहाँ के जो नागरिक थे वो कैसे थे, मतलब कौन थे। ये पाटलिपुत्र जो अब पटना के नाम से जानी जाती है करंट में, ठीक है ना, वो इनका मौर्य एम्पायर का मतलब कैपिटल थी। इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन इसके मेन शहर थे जहाँ पे ट्रेड किया जाता था। मतलब ये जुड़े थे दूसरे देशों से, मतलब आप कह सकते हैं कि एशिया के दूसरा जो मेन रास्ते होकर जाया करते थे इन दोनों शहरों से होकर जाया करते थे। और जो उज्जैन था वो लोग मतलब उसका जो रूट था वो लोकेट करता था नॉर्थ इंडिया, और जो तक्षशिला था वो सेंट्रल एशिया को। ठीक है ना, मौर्य डायनेस्टी की जो सिटीज थी, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे वो ज्यादातर ट्रेडर्स थे। मतलब उनका जो काम हुआ करता था वो फार्मिंग ना होकर वहाँ के ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स, ठीक है, जो सरकारी कामकाज करते हैं, और क्राफ्ट पर्सन, फार्मर्स, हर्डर्स लिव इन द विलेज। कह सकते हैं कि ये सब मतलब वहाँ डायनेस्टी में ये लोग रहा करते थे। साथ ही साथ हंटर्स, ठीक है ना, और जो हर्डर्स थे वो भी जंगलों में, तो जंगलों के आसपास, ठीक है ना। तो इनकी डायनेस्टी में
लगभग मतलब भारत का सारा हिस्सा इन्होंने ओवरटेक कर रखा था और सब पे रूल करते थे, जिसमें जंगल का इलाका भी था, ठीक है, मैदानी इलाके, ठीक है, नदियों के आसपास इनके रहना होता था, मतलब जो इसके नागरिक थे, जो आगे इनहेबिटेंट थे, ठीक है ना। और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती थी, तो रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी और अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग कपड़े पहनते थे, मतलब जिस रीजन में आप रह रहे हैं तो वहीं के आप वियरिंग करते थे, मतलब वही जैसे वहाँ का कल्चर है उसी हिसाब से कपड़े पहनते थे। जो लोकेशन थी तक्षशिला और उज्जैन की, बहुत मतलब क्रूशियल थी, आप कह सकते हैं बहुत जरूरी थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, मौर्य एम्पायर की। तक्षशिला जो था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, मतलब वहाँ पे सिचुएटेड था, ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो हेल्प करता था मौर्य एम्पायर को सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया की जो कंट्री थी उनके साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश कर। उज्जैन जो था, ठीक है ना, वो लिंक था नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है ना। चलिए तो आइए और जानते हैं आगे इस चैप्टर के बारे में क्या है। देखिए, पहले मगध एक महाजनपद था, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया तो उन्होंने इसको मतलब इतना एक्सपेंड कर लिया। ये ग्रीन जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इस मैप में, तो ये सारा मौर्य डायनेस्टी थी, मतलब इतना सारा उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था, इतना बड़ा कर लिया था। एक वक्त में मगध के पास काफी कम एरिया था, लेकिन बाद में मगध ने जो अपना एम्पायर था इतना विशाल कर लिया कि लगभग पूरे भारत पे ही कब्जा कर लिया था। आपने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैप में देखा। आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एम्पायर एक काफी बड़ा एरिया होता है, मतलब किंगडम से काफी बड़ा होता है। आप ऐसा समझिए कि बहुत सारे किंगडम्स को अगर हम विन कर लेते हैं, उनको सबको मिला के जब वो एरिया बहुत वास्ट हो जाता है तो उसको फिर एम्पायर कहते हैं, ठीक है ना। एम्पायर के नाम से आता है, मतलब काफी विशाल एरिया जब आपके रूल करने के लिए, ठीक है ना, तो इनको चलाने के लिए काफी बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ती है। एम्पायर मतलब वहाँ का जो एम्पायर है उसको बहुत पावरफुल होना पड़ता है, और वहाँ की जो रिसोर्सेज है उनको यूज करना पड़ता है, चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, तब वहाँ पे हम रूल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बड़ी एरिया को रूल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोगों पे मतलब टैक्स अप्लाई किया जाता है, वो टैक्स देते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें थी ये दोनों ही एम्पायर पे, आप मगध एम्पायर और मौर्य एम्पायर दोनों पे ही लागू होती थी, मतलब दोनों ही बड़े एम्पायर थे। आगे, हाउ डिड द मौर्यन एम्पायर एम्परर्स मैनेज देयर एम्पायर, तो किस तरह से जो मौर्य एम्पायर थे उन्होंने अपने मतलब एम्परर्स थे, सॉरी, मौर्य जो एम्परर्स थे उन्होंने अपने एम्पायर को किस तरह मैनेज किया। देखिए, जो किंग थे वो बहुत पावरफुल बन गए, ठीक है ना, और बहुत पैसे वाले भी बन गए धीमे धीमे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, ठीक है ना। बड़ी पावर बनते गए, बड़ी बड़ी टेरिटरीज स्टैब्लिश करते गए, ठीक है ना। और उनको जब इतना सब कुछ हो गया तो इनको डिफिकल्ट भी होने लगा एम्परर के लिए चला, तो एम्परर ने क्या किया, कुछ लोकल गवर्नर्स अपॉइंट किए, मतलब एक सर्टेन एरिया के लिए, कि सर्टेन किंग ने क्या किया, कुछ कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए कि वो उन पे रूल करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए मतलब इनको चलाने के लिए राजा को कुछ चीजें करनी पड़ती थी मैनेज करने के लिए, जैसे कि जासूसी वगैरह के लिए लगाए जाते थे, ठीक है ना। अपने जो एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज थे, मतलब जो फार्मर्स वगैरह, उनको भी उन्हें मोटिवेट करना होता था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ठीक है, तो ज़रूरतें पूरी हो सके। अच्छे हॉस्पिटल बिल्डिंग, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता था बहुत अच्छा इस्टेब्लिश करना होता था, ठीक है। पैसों की जरूरत पड़ती थी, और पैसा किससे आता था, टैक्स सिस्टम से। उन्होंने टैक्स सिस्टम शुरू किया था जिसमें क्या था, लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, कि क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी है, मान लीजिए आर्मी में या फिर तो एम्पायर बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसको चलाने के लिए ज़्यादा मनी की जरूरत होगी, ठीक है ना। तो राजा के पास ऐसा समझ लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मतलब स्ट्रेटेजी उसे बनानी पड़ती थी, और उनको फॉलो करना पड़ता था, इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, जिससे कि वो कंट्रोल में रख सके पावर को। आगे है रूलिंग द कैपिटल सिटी, ठीक है। वो कैसे कैपिटल सिटी से मतलब रूल किया करते थे। जो एम्परर होता था वो तो कैपिटल सिटी में रहता था, जैसे कि पाटलिपुत्र में, ठीक है, वहाँ का जो एम्परर अशोक। लेकिन उसके जो सराउंडिंग एरिया थे, ठीक है, वो भी राजा के कंट्रोल में होते थे। तो एम्परर क्या करता, अपॉइंट करता था, मतलब एक इंडिविजुअल पावर अपॉइंट करता था, ठीक है, जिनका काम होता था कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेट करना है उस एरिया को, और जो भी रिपोर्ट है वो राजा तक पहुंचानी। किस तरह की होती थी, देखिए, ऑफिसर मतलब होते थे, उनको टैक्स कलेक्ट करना होता था फार्मर से, और हर्डर्स मतलब जो पशुपालक वगैरह होते हैं, क्राफ्ट पर्सन मतलब और तरीके के काम करने वाले, ठीक है, व्यापारी वगैरह, और जो गाँव
में रहते हैं उन सबसे, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग डिसोबे करते थे राजा को ऑर्डर को, मतलब उनको पनिश किया जाता था, और वो जासूसी भी करवाया करते थे जो ऑफिशियल राजा ने अपॉइंट किए हैं उनको, क्योंकि कहीं वो गद्दारी ना कर जाए इस वजह से, ठीक है। तो उनकी जासूसी भी करते थे, मतलब करवाया करते थे, ठीक है। एम्पर क्या करता था, खुद को सुपरवाइज, मतलब वो सुप्रीम होता था तो खुद ही सुपरवाइज करता था जितने ऑफिशियल काम होते थे। लेकिन और इसके अलावा जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर थे, जो या फिर सीनियर मिनिस्टर थे, उनको मतलब वो भी इस काम में हेल्प करते थे, सुपरवाइज करते थे इन कामों को, और ऑफिशियल मतलब इनको चलाने में, ठीक है। रूलिंग द प्रोविंस, प्रोविंस में मतलब छोटे छोटे राज्यों पे कैसे वो स्टेटों को रूल करते थे। ये इजी नहीं है, आप सब कुछ समझ जाइए कि काफी बड़ा अगर एम्पायर है, वास्ट एरिया है, तो एक राजा के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा ही वो खुद ही कंट्रोल कर सके। तो वो क्या करता था, छोटे छोटे हिस्सों में उनको डिवाइड कर देता था, मतलब छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर देता था इन, मतलब और इनको वो कैपिटल सिटी से ही रन करता था। जैसे इनमें से कुछ है, जैसे तक्षशिला, उज्जैन, ठीक है ना, ये कुछ इंपोर्टेंट प्रोविंस कैपिटल थे, ठीक है ना। तो ये गवर्न होते थे किसके, कुमार, मतलब जो रॉयल फैमिली के मेंबर होते थे उनके द्वारा, ठीक है ना। तो जो गवर्नर्स थे मतलब वो इनको एडवाइस देते थे, उनके अकॉर्डिंग ये काम किया करते थे। जो लोकल रूलर्स थे, कस्टम से मतलब उनको बोला जाता था कि वो मतलब उनको फॉलो करना पड़ता था जो लोकल रीति रिवाज है। जिस राज्य में आप राज्य कर रहे हैं, आपको अपॉइंट किया गया वहाँ पे राज्य करने के लिए, तो वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, मतलब इस तरह से कि कहीं वहाँ के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ जाए, विरोध ना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हमने उनकी विचारों को मान्यता नहीं दी तो इससे क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा लोगों के बीच में, जिससे क्या है, साम्राज्य को चलाने में दिक्कत आएगी, मतलब लोग विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनेजिंग रोड्स एंड रिवर, किस तरह से रोड्स और रिवर को मैनेज करते थे, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता था कि अगर आप इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मौर्य एम्परर्स ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने जो पैसे गेन किए, इकट्ठा किए टैक्स के थ्रू, ठीक है ना, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, कलेक्ट किया, और ट्रेडर वगैरह ये सब सबसे कलेक्ट जो हुआ था उसको अपने मतलब एम्पायर को मेंटेन करने में, जैसे कि रोड बनवाने में, ठीक है ना, इन सब में यूज करते। तो टैक्स तो सबके लिए कंपलसरी होता था, तो टैक्स लगभग सभी पे लिया जाता था। जो ट्रेडर्स होते थे तो वो देखिए दोनों तरह का रूट यूज करते थे, लैंड भी और वाटर भी, ठीक है ना। तो एम्पायर जो थे मतलब आप कह सकते हैं कि इन रूटों से भी जो ट्रेडर्स वगैरह आते थे उन पे भी टैक्स कंपलसरी था। और इसके अलावा जो ट्रिब्यूट्स थे, मतलब जो गिफ्ट वगैरह दिए जाते थे, वो तो अपनी स्वेच्छा से दे सकते थे कोई भी राजा वगैरह को, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, ये ब्लैंकेट नाम से जाना जाता था, और जब साउथ इंडिया का गोल्ड के नाम से, क्योंकि यहाँ पे प्रीसियस स्टोन निकलते थे, ठीक है। तो ये जो इस मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रीसियस स्टोन्स वगैरह थी, ज्वेलरी वगैरह, ये राजा को गिफ्ट के तौर पे दी जाती थी, ठीक है, ट्रेडर्स के द्वारा। मैनेजिंग द फॉरेस्ट रीजन, मतलब जो जंगल का हिस्सा होता था उसको कैसे मैनेज किया जाता था। जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, ठीक है ना, वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब जंगलों पे ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि उनसे क्या था कि उनको राजाओं के यहाँ हाथी वगैरह, लकड़ी, हनी, वैक्स, जो मोम वगैरह है, ये सब सप्लाई करना होता था, जिससे कि राजकाज की जितनी जरूरतें हैं वो इनके थ्रू पूरी की जा सके। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ एम्परर अशोक। अशोक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, इसके बारे में आइए जानते हैं। जैसा कि हम अशोक के बारे में जानते हैं, वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था, ठीक है, और वो अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को और बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो इसी इच्छा की वजह से उसने मतलब 8 साल के अंदर ही बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान का लगभग एरिया उसने कब्जा कर लिया था। इसके बाद एक और जनपद था जिसका नाम था कलिंग, तो उसने उसको भी, आज अगर मॉडर्न डे में बात करें तो उड़ीसा जिसको नाम से जाना जाता है, उसको जीतने के लिए भी क्या किया अशोक ने, उस पर हमला कर दिया, ठीक है। तो जब मतलब कलिंग पे हमला किया अशोक ने, तो उस युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पे ब्लड शेड हुआ, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे रक्तपात हुआ, लोगों की जान गई, लाखों लोग, ठीक है। तो जब ये सब हुआ तो अशोक ने क्या किया, ये सब देखा, मतलब वो विचलित हो गया, तो उसने जीतने के बाद भी कलिंग को छोड़ दिया, मतलब उसको जीत लिया उसने, लेकिन जीतने के बाद भी वो वहां उसको अपने अधिकृत नहीं किया, मतलब उसको उसने पूरी तरह से छोड़ दिया, त्याग कर दिया उसको। तो ये अशोक दुनिया का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने किसी देश को, किसी टेरिटरी को जीतने के बाद उस पर
मतलब युद्ध में जीतने के बाद उसको छोड़ दिया, उस पर राज नहीं किया, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ उसने युद्ध भी छोड़ दिया, युद्ध भी त्याग दिया था। तो हाउ डिड द बैटल ऑफ द कलिंगा चेंज अशोक, एम्परर अशोक, तो किस तरह से युद्ध ने, जो कलिंग का युद्ध था, अशोक की लाइफ को चेंज कर दी। देखिए ये अशोक का ही लेख है, लेकिन ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कर दिया गया है, ठीक है ना। ये इंस्क्रिप्शन जो मिलते हैं, जो पत्थरों पे जो खुदाई मिलते हैं, उसमें से ये साक्ष्य मिले हैं, जिसमें अशोक ने कहा कि मैंने 8 साल तक मतलब राजा बना रहा और बहुत सारे युद्ध जीते, ठीक है। लगभग लाख हाफ मतलब 1.5 लाख लोग उसने अपने कैदी बना लिए, और लगभग उसका कहने का मतलब वो कैदी बन जाते हैं लगभग एक युद्ध में, और लाख के लगभग मारे जाते हैं। किसी अगर युद्ध होता है तो लाख 1.5 लाख लोग कैदी बन जाते हैं और लाख के लगभग मारे जाते हैं या उससे भी ज्यादा। तो इससे क्या था कि राजा के अंदर दुख भर गया, मतलब वो दुख में डूब गया। उसने सोचा जो इंडिपेंडेंट एरिया होता है, मतलब जब हम उस पर रूल करते हैं, जब उसको वॉर से जीतते हैं, तो क्या होता है, लाखों लोगों को मारा जाता है, जेल में डाला जाता है, उसमें ब्राह्मण्स भी होते हैं, मॉन्क्स भी होते हैं, ठीक है ना। और वो बिना गलती के मार दिए जाते हैं, बल्कि उनकी कोई गलती नहीं होती। इसके साथ साथ दुख इनको होता है उनके रिलेटिव्स जिनको वो प्रिय हैं, ठीक है ना, उनके दोस्तों को, गुलाम सर्वेंट, मतलब हम अपने प्रिय जनों को खो देते हैं। और ये बड़ी मतलब भयानक चीज है ये, जिनको हम इतने मतलब इतने प्यार करते हैं, उन सबको हम युद्ध में खो देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो थी अशोक को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। इसका फिर मतलब रिजल्ट था कि उसने डिसाइड किया कि वो धम्म फॉलो करेगा। धम्म मतलब बुद्धिज्म की शिक्षा जो है उनको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये सब हुआ किसके बाद था, जब उसने कलिंग का वॉर जीत लिया था। तो उसने बोला मतलब क्या कि लोगों का बिलीव जीतना ज्यादा जरूरी है, ना कि उन्हें युद्ध में जीतना, उन पर राज करना, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, मैसेज, अपनी इस मैसेज को फैलाने के लिए अपने बेटे, अपने ग्रैंड सन सबका यूज किया, और धम्म की जो शिक्षाएं थी उसको चारों तरफ फैलाने का निर्णय लिया। देखिए अशोक जो था कलिंग के युद्ध से मतलब पूरी तरह डिस्टर्ब था। बहुत बड़े पैमाने पर जब उसमें हिंसा हुई कलिंग के वॉर में, तो उसने गिव अप कर दिया, मतलब युद्ध को त्याग दिया, ठीक है। इसके बाद ही अशोक ने डिसाइड किया वो ऑब्जर्व करेगा बुद्ध की टीचिंग, ठीक है ना, और युद्ध को भी छोड़ देगा। इसके अलावा फिर जो धम्म की शिक्षा थी वो प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है ना, जिसमें मतलब है कि धार्मिक ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी, तो अशोक ने इसको फॉलो करने का निश्चय लिया, ठीक है ना। तो उसने वॉरशिप में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, और ये मतलब एक तरह से मैसेज फैलाने की शुरू किया कि, तो जो धम्म की मतलब विचार थे उसमें ये था कि मतलब इसी किसी मतलब हम उस पूजा पाठ में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसमें कि सेक्रीफाइस होता है, मतलब बलि दी जाती है, ठीक है। इस तरह की रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने रिफर की मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छे बिहेवियर के लिए बोला, ठीक है। ये सब जो थे बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर्ड थी, ठीक है, सारी चीजें। तो अशोक ने मतलब जब ये सारी चीजें देखी अपने राज्य में, तो वो उससे भी डिस्टर्ब हुआ, ठीक है ना। लोगों के बीच में प्रॉब्लम उसके एम्पायर में जो थी, ठीक है, लोग आपस में लड़ते थे रिलीजियस बिलीफ के लेके, धर्म के नाम पर कह सकते हैं, मतलब किसी की बलि वगैरह चढ़ाते हैं, इन सब रिचुअल से। और जो मतलब लोगों को, गुलामों को बुरी तरह से ट्रीट करना, स्लेव्स को, ठीक है, सर्वेंट्स को, और लोगों के बीच में झगड़ा, फैमिली मेंबर्स के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में। तो अशोक ने ये सब देखा, उसे बड़ा दुख हुआ, ठीक है, जब उसको बुद्ध की मतलब बुद्ध को फॉलो करने लगा था, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि उसकी ड्यूटी है कि लोगों को सही पाथ पे लेकर आए। तो उसने क्या किया, अपने कुछ ऑफिस मतलब ऑफिशियल्स से जो अपॉइंट किए थे, जो धम्म महामता, जो मतलब ये ड्यूटीज थी उस तरह बुद्ध की, वो लोगों के बीच में पहुंचाई जाके कि इन सब चीजों को लोगों को फॉलो करना अनिवार्य है, ठीक है। जो अशोक के अपॉइंट किए गए लोग थे वो एक से जगह दूसरी जगह जाते और इन टीचिंग्स को, धर्म की टीचिंग्स को फैलाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, समझाते थे, ठीक है ना। अशोक ने अपनी जो प्रजा थी उसको मोरली मतलब डेवलप करने की कोशिश की, उनके एक्शंस को, और ये उनके बीच में ये विचार पैदा किया कि मोरलिटी सबसे ज्यादा है, लोगों के बीच में प्रेम भावना, नैतिकता, ठीक है। और ये सब चीजें उन्होंने किस तरह से फैलाई थी, लोगों के बीच में मतलब इंस्क्रिप्शन पहुंचवाए, आप कह सकते हैं पत्थरों पे गुदवाया, लिखवाया, ठीक है, लोगों के बीच में जाके
डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से इस विचार को, इन मैसेज को फैलवाया। पत्थरों पे, दीवारों पे, पिलर पे, और जो गुफाएं वगैरह होती हैं जहाँ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन सब जगह पे जाके वो दीवारों पे ये मैसेज गुदवाए, ठीक है। और इसके लिए उसने बहुत सारे ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए थे जो कि उन मैसेज को पढ़ के उन तक समझा सके, उनको समझा सके जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उस लैंग्वेज को। तो इन सब पे क्या होता था, बुद्धि की टीचिंग्स थी, जिसमें क्या था कि लोगों की हेल्प करना, ठीक है, और मानवता की ऊंचाई पर पहुंचना, मतलब इस तरह की टीचिंग होती थी। इसके अलावा अशोक ने अपने मैसेंजर्स जो थे दूसरे देशों में भी भेजे थे। अपने बेटे को उसने भेजा था जिसका नाम महेंद्र था, ठीक है। डॉटर को जिसका नाम था संघमित्रा, मतलब इनको विदेशों में भेजा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, ठीक है। ये क्या करते थे, तो धर्म की मतलब शिक्षाएं होती थी, वही लोगों के बीच में जाके प्रीच करते थे, ठीक है ना। अशोक मैसेज, तो अशोक का मैसेज मतलब पहुंचाते लोगों के बीच में, ठीक है। क्या था कि कोई भी लिविंग क्रिएचर है ना तो उसको हार्म किया जाएगा, ना ही उसको मारा जाएगा। लोगों को अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करनी पड़ेंगी, प्रथाएं फॉलो करनी पड़ेंगी जब वो बीमार हो, ठीक है, बच्चे का जन्म हो, उनकी शादी हो, ठीक है, मतलब कहीं जर्नी पे जा रहे हो तो ये प्रथाएं फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबको काइंडली बिहेव करना पड़ेगा अपने गुलामों के साथ, नौकरों के साथ, बड़ों की रिस्पेक्ट होगी, कोई भी ट्रीट मतलब कोई भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, ठीक है ना। ब्राह्मण्स वगैरह को, मोंक्स हो, हमेशा इनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और गिफ्ट दिए जाएंगे, ठीक है ना। और ये भी लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाया कि किसी भी, चाहे कैसे कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो तो कोई किसी के रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करेगा किसी भी तौर पे, ठीक है ना। तो लोगों के बीच में इस तरह की जो भावना थी, रेस्पेक्ट जागृत की एक दूसरों के रिलीजन के प्रति अशोक ने, ठीक है ना। अशोक ने रोड्स भी बनवाए, बहुत सारे रेस्ट हाउस बनवाए, कुएं खुदवाए उसने, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर बनवाए, दोनों के लिए, इंसान और जानवर के लिए, ठीक है। कलिंग, ये सब हुआ कब था, जब वो कलिंग का वॉर लड़ा था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद उसने कभी भी कोई दूसरा युद्ध नहीं लड़ा और लगभग 40 साल तक उसने राज्य किया। जब अशोक की डेथ हुई तब तक उसने बहुत सारी वर्च्यूज, मतलब अहिंसा की, ठीक है ना, और भाईचारे की, सत्यता की, ये सब लव की, एक दूसरे मतलब फैला दी थी अपने पूरे साम्राज्य, ठीक है ना। अशोक जो था वो लास्ट एम्परर था मौर्य डायनेस्टी का, ठीक है। उसके बाद जो उसका मौर्य डायनेस्टी थी, जो एम्पायर था, वो सस्टेन नहीं रह सकता, मतलब लंबे समय तक नहीं रुक सका जब अशोक की मृत्यु हुई। इसके बाद जो इसके वारिस आए, ठीक है, वो कमजोर थे तो एम्पायर को उस तरह से बचा नहीं सके, ठीक है ना। तो इस तरह से 2200 ईयर्स अगो, 2002 साल पहले, जो मौर्य डायनेस्टी थी उसका भी अंत हो गया। नेक्स्ट है, What major changes took place after the collapse of the Maurya Empire? तो मौर्य एम्पायर खत्म हो गया तो उसके बाद किस तरह से मेजर चेंजेस आए थे, कि पहले पॉलिटिकल चेंजेस, मौर्य एम्पायर के बाद में बहुत सारे नए किंगडम्स आए, उनका उदय हुआ, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बहुत सारी डायनेस्टी छोटी छोटी भी होती वो बढ़ने लगी, जो सेंट्रल एशिया से आके यहाँ इंडियन में इन्वेडेड हो गई, मतलब मिल गई यहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने अलग तरीके, मतलब अपने अलग डायनेस्टी और कह सकते हैं एम्पायर इस्टेब्लिश किए, ठीक है ना। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न और नदर्न पार्ट, वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जहाँ किसी समय कभी मौर्य रूल करते थे, ठीक है ना। इसके बाद मौर्य जब चले गए, मतलब इनके बाद जो वहाँ के इंडियंस के मतलब लोकल रूलर्स थे आप कह सकते हैं, ये सुंगा, कानवास, ये डेवलप हुए, सातवान, सातवाहन्स, ये सारे डेवलप हुए। कुछ सेंट्रल एशिया से भी यहाँ पे आके मतलब स्टैब्लिश करते हैं अपने रीजन को, जैसे कि इनमें इंडो ग्रीक रूलर थे, ठीक है, बैक्टीरिया सेंट्रल एशिया से आए थे, ये फर्स्ट थे जो इंडिया में आए थे सेंट्रल एशिया से, ठीक है। इन्होंने रूल किया नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और लगभग 100 साल तक इन्होंने राज किया और अपनी एम्पायर को बढ़ाया, ठीक है, वहाँ पे। और इनके बाद का जो था वो थे शाकास, वो सेंट्रल एशिया से, ठीक है ना, जिन्होंने अपने साम्राज्य को यहाँ पे स्टैब्लिश किया इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे पार्ट को इंडिया के, ठीक है, ग्रीक्स के बाद अपने अंडर कंट्रोल में लिया, ठीक है ना। शाका जो किंगडम था वो लगभग 500 सालों तक उसमें रहा, उसके बाद मतलब उनका भी खत्म हो गया। ये खत्म हुआ तो समुद्रगुप्त ने, जो गुप्ता डायनेस्टी का जो शासक था, सम्राट था, उसने इनको हराया साकास को, फिर उन पर रूल किया। समुद्रगुप्त ने साकास को हराया था लगभग, जिन्होंने 2000 साल पहले तक
रूल किया था। ठीक है, तो देखिए साकास जो थे वो कुषाण को ऑक्यूपाई किया था, मतलब उनकी डायनेस्टी को इन्होंने फिनिश करके उसकी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। कुषाण से इन्होंने सीज किया तो गांधार को, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था जो इंडियन बेसिन थी, ठीक है ना। धीमे धीमे पार्ट को, मतलब अपने हिस्से को, अपने ऑक्यूपाइड एरिया को इन्होंने बड़ा बना दिया, कब्जा करते गए। आगे है द नेटिव ट्रेडर्स। जो नेटिव रूलर्स थे, देखिए उनमें से एक यूज था जो कि मगध जनरल थे, आप कह सकते हैं। उन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में धीमे धीमे। जो सांगास थे वो भी, उनका भी साम्राज्य खत्म हुआ, दूसरी डायनेस्टी आई, ठीक है ना। इसके बाद जिन खानवास थे उन्होंने इनको बीट किया और अपनी पॉलिसी कह सकते हैं और अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया। जब तक फिर जब गुप्ता एम्पायर आया तो उन्होंने मतलब लगभग 1700 साल पहले डायनेस्टी को फिनिश करके अपने आप को स्टैब्लिश किया, ठीक है। सत्यवानस मतलब ये जो थे इन्होंने भी लगभग 2100 साल पहले अब राज्य किया था, अपना साम्राज्य स्टैब्लिश किया था और रूल किया था लगभग वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है ना, और सेंट्रल इंडिया तक। उन्होंने बहुत सारे बैटल्स, मतलब बहुत सारे बैटल्स लड़े थे साकास के साथ, जो कि वहाँ के रूलर्स थे वेस्टर्न इंडिया के। इसके आगे है सातवांश, ठीक है ना। उनका भी लगभग 400 साल तक साम्राज्य चला, उसके बाद अंत हो गया। लगभग 1700 साल पहले वहाँ के मतलब और भी रूलर्स थे, वकातका डायनेस्टी, वो भी पावरफुल हुई सेंट्रल इंडिया के और वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है ना। इसके बाद चोल्स वगैरह, ये जो डायनेस्टी थी ये भी पावर में आई, ठीक है। और धीमे धीमे करके चेरास, पांड्यास, ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टी है जो लगभग 2200 साल से लेकर 1800 साल पहले तक आई पावर में और धीमे धीमे खत्म हो गई। लगभग 1500 साल पहले पल्लव्स, ठीक है ना, चालुक्यास, ये जो थे मतलब बड़े किंगडम थे जिन्होंने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, इसमें पूरे ये किंगडम्स, और धीमे धीमे वहाँ के जो रूलर्स थे आते गए, दूसरे जो राजा थे उनको ऑक्यूपाई करते गए और ये इस तरह से इनका साम्राज्य मतलब एक से दूसरे के पास जाता रहा, नई पावर आती रही, पुरानी जाती रही। इस टाइम में देखिए लोगों के बीच में बहुत सारे जो चेंजेस थे, मतलब जैसे कि लोगों ने खेती के लिए बहुत सारी जमीन को अपना उपजाऊ बनाना शुरू कर दिया, ठीक। कल्टीवेशन का जो काम था, फार्मिंग का, वो बड़ा होने लगा और ट्रेड्स भी बढ़ने लगे लोगों के बीच में। उस समय नए नए टाउन स्टैब्लिश किए, ठीक है। ट्रेडर्स ने नए नए रास्ते बनाए दूसरे टाउन के साथ, उनको मार्केट मिल गई अपनी चीज़ों को, जो अपने प्रोडक्ट थे उनको बेचने के लिए, मतलब नई चीज़ें, नया प्रोडक्शन शुरू होने लगा। उनको रूट मिल गए जिससे वो इंडिया के बाहर, मतलब वेस्ट एशिया तक जा सकते थे, अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका, एशिया तक, वहाँ तक, ठीक है ना। इनके लिए रूट्स बन गए तो वहाँ पे फिर ये ट्रेडिंग्स वगैरह करने लगे। इसके अलावा इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है ना, बाकी की जो डायनेस्टी आई, बिल्डिंग्स वगैरह, टेम्पल वगैरह और बहुत सारे स्तूपास ये स्टैब्लिश कराए, मतलब इनको बिल्ड करवाया। ये सब जो ब्यौरा हमें मिलता है, ये सारी हमें बुक से या जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उनसे मिलता है, ठीक है ना। तो इनमें ये भी है कि बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज भी उस टाइम में हुई थी। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द अशोक, और अशोक के आगे और अशोक के पीछे के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।